हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया है लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर के साथ में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं उनको वहाँ पे मेंशन किया गया, उसको पढ़ाया है। तो उसकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन डी फार्म फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, या तो फिर क्या कहते हैं एग्जाम प्रिपरेशन फार्माकोग्नोसी के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। या तो आपको इस वीडियो के लास्ट में इधर ऊपर साइड में एंड स्क्रीन के तौर पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द हिस्ट्री। यहाँ पे राइट या कुछ लगा लीजिए, राइट द हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री क्या है और इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या वैल्यू इस वक्त में है फार्माकोग्नोसी की, वो आपको बताना है। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है? द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब से मतलब इंसानों का रहन सहन शुरू हुआ इस दुनिया के अंदर, तभी से क्या है इसकी हिस्ट्री मिलती है, समझ ना। यानी हर्बल प्लांट की हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है, लेकिन उस वक्त में लिखने पढ़ने का दौर नहीं था, समझ रहे ना। तो हिस्ट्री को लिखा नहीं गया, लेकिन यूज उसी वक्त से शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं कि वो लोग बीमार पड़ गए तो मर गए, नहीं, अपने ज़रूरत के हिसाब से वो लोग क्या है प्लांट्स को या चीज़ों को यूज़ करके अपना इलाज भी करते थे। तो इसकी हिस्ट्री तो वहीं से समझ लीजिए शुरू हो रही है। लेकिन ये कि उसको लिखा नहीं गया, तो आपको बुक्स के अंदर जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। हिस्ट्री तो बाद में लिखना शुरू किया गया। इन एंशिएंट टाइम प्लांट्स वर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। और पुराने ज़माने में ही क्या है प्लांट को क्या है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, इजिप्ट के अंदर इसकी हिस्ट्री मिलती है हमको, ठीक है ना। पेपिरस एबर्स, ये क्या है, एक स्क्रोल है, जिस ऐसे लंबा सा कागज होता है उसको लपेट देते हैं ना, ऐसे इसको बोलते हैं स्क्रोल, ठीक है। तो एक ये क्या है, ये बहुत पुराना एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर ये कितना तकरीबन क्या है 60 फीट लंबा है और 1 फीट क्या है चौड़ा है। इसके अंदर क्या है तकरीबन 800 फॉर्मूले लिखे गए हैं और 700 अलग अलग दवाओं के बारे में उसके अंदर लिखा गया है, जो कि अब भी अवेलेबल है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, शेनोंग रोड दी ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट पेंटासो इन 3000 BC। और ये जो आपको दे रहा हूँ ना, इतना आप लिख देते हैं, बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा जाके हिस्ट्री पूरी नहीं यहाँ पे वो करना है। तो एक क्या कहते हैं शेनोंग है, ये भी चाइना का ही है। तो इसने एक क्या कहते हैं एक किताब लिखी, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट माना जाता है, और उसका नाम रखा गया पेंटासो। कब किया? 3000 BC के अंदर, समझ रहे हैं। तो उसका नाम क्या था, जिसने लिखा उसका नाम था शेनोंग, और जो बुक लिखी उसका नाम था पेंटासो। In ancient time in India also effort were made up for examination and classification of drug। और ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं चाइना में, इजिप्ट में इधर उधर काम हो रहे हैं इस पे, तो इंडिया में नहीं हुआ, बल्कि इंडिया के अंदर भी क्या है उस वक्त में काम किया गया, ठीक है ना। उसके क्लासिफिकेशन के लिए, दवाओं के एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च किया गया, चेक किया गया कौन सी दवा कौन सी प्लांट किस बीमारी के लिए क्या है काम कर रही है। तो फिर उस वक्त में भी काम किया गया, ठीक है ना। इन इंडिया चरका डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट्स इनटू 50 ग्रुप्स। और क्या कहते हैं ये जो चरक है, चरका है, एक समझिए एक बड़े ऋषि थे, साधु थे। तो इन्होंने काम किया इसके ऊपर। ये समझिए सिर्फ साधु नहीं थे, बल्कि एक समझिए फिजिशियन भी थे, फार्मासिस्ट भी थे ये। तो इन्होंने क्या किया, मेडिसिनल प्लांट्स को क्या किया 50 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, समझ रहे हैं। और 10 दवा को हर क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर रखा, समझ रहे हैं ना। हर ग्रुप के अंदर 10 दवा रखा और 50 ग्रुप इन्होंने बनाए। और क्या कहते हैं और जो दवाएं थी ये 10 ये अलग अलग पर्टिकुलर बीमारियों के लिए मतलब मेंशन किया कि इस बीमारी में ये वाली दवा काम करती है, इस बीमारी में ये वाली दवा काम करती है। तो इस तरीके से इन्होंने काम किया। उस किताब का नाम रखा गया चरक संहिता, समझ रहे। दूसरे एक और ऋषि थे, ये महर्षि समझ लिए थे, सुश्रुता। इन्होंने भी क्या किया, इस पर काम किया। तो इन्होंने क्या किया 760 हर्ब्स को 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। इन्होंने 10 ग्रुप में डिवाइड किया था, इन्होंने क्या किया 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया 760 हर्ब्स को, ठीक है। और उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे, जैसे कि 2 दवाएं हैं उनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, समझ रहे हैं। वो भी क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही, दूसरी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही, तो उसको एक ग्रुप के अंदर रखा। इस तरीके से सेम प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको एक ग्रुप के अंदर जमा किया उन्होंने। अगला पॉइंट है सिडलर क्वाइंड दी टर्म फार्माकोग्नोसी। जो सिडलर है, ये जो फार्माकोग्नोसी का टर्म है, इसी ने क्या इसको क्वाइंड किया, इसी ने दिया था, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कब दिया था, तो ये काम कर रहा था, जो सिडलर हैं ये काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। सरसपरिल्ला एक पौधा होता है, पेड़ों पे चढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना, पान के पत्ते की तरह उसका पत्ता होता है।
तो सरसपरिल्ला पे जब ये स्टडी कर रहे थे उसको इन्होंने अपना रिसर्च किया, तो उसका जो टाइटल दिया, उसका टाइटल दिया इन्होंने एनालेक्टा, यहाँ पे ए लगा लीजिए, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, तो वहीं से ये फार्माकोग्नोसी निकला है। समझ रहे हैं। गैलेन को माना जाता है फर्स्ट फार्मासिस्ट, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, और डायस्कोराइड को माना जाता है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्वेश्चन एक आध नंबर के पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं पहले। अब ये कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का। इस वक्त में ये मान लिया गया है कि जो हर्बल प्लांट्स हैं, जो आयुर्वेदिक दवाएं जो बन रही है, यूनानी दवाएं हैं, इसको माना जाता है कि ये इकोनॉमिकल हैं और सेफ हैं, यानी ये थोड़ी सस्ती हैं और क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, इकोनॉमिकल तो नहीं है। किताबों के अंदर आपको मिलेगा कि ये इकोनॉमिकल है, सस्ती हैं, लेकिन सस्ती नहीं है। वही इलाज आप जाके आप दूसरे उसमें करा रहे हैं, मान लीजिए होम्योपैथिक में करा रहे हैं, पता चल रहा है कि वो आपसे 100 रुपया ले रहा है, और उसी दवा के लिए, उतने ही दिन के ट्रीटमेंट के लिए आप हर्बल वाले से जाके ले रहे हैं, पता चला कि 1000 की दवा दे रहा है, वो 500 की दवा दे रहा है, तो इकोनॉमिकल तो नहीं है इस वक्त में। और WHO भी क्या है इस बात पे, मतलब क्या कहते हैं, जोर दे रहा है कि नेचुरल दवाओं को यूज़ किया जाए, समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के ऊपर एक नोट लिखिए। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मेंशन कर दिया है, वहाँ पे पढ़ा दिया आपको, और उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या फ़र्क है, उसको बताइए। तो वो फर्स्ट पार्ट के मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको मेंशन किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन वोलेटाइल ऑयल्स, गिव इट्स आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड थेरापेटिक यूजेस। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं उसको बताना है। ये क्या होते हैं, अडरस होते हैं, यानी इनके अंदर महक होती है, खुशबू होती है, और वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब ये है कि जिसको मतलब क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो एवोपोरेट होकर उड़ जाते हैं, समझे, थोड़ा सा हीट मिला एकदम से उड़ जाते हैं, तो वो होते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। अब इनको कहाँ से मिला, ये मिलते हैं हमको प्लांट से या एनिमल ओरिजिन से। विच एवोपरेट व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और ये ऐसे होते हैं कि इनको ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखा जाए या रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाए तो ये क्या होते हैं, एवोपोरेट हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, समझे, उड़ जाता है। तो वोलेटाइल ऑयल किनको बोलते हैं, जो अडरस होते हैं और क्या होते हैं, ये मतलब एवोपोरेट हो जाते हैं ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। दे कॉल्ड एसेंशियल ऑयल, इनको एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है, बिकॉज दे कैरी द प्लांट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, इसलिए कि इनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बहुत सारे। प्लांट के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर होते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इनका, तो एक मैंने टेस्ट यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो बहुत सारे इसके टेस्ट हो सकते हैं। तो एक होता है सूडान थर्ड, क्या है, सूडान थर्ड टेस्ट होता है। ए थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सूडान थर्ड। ये सूडान थर्ड क्या है, एक क्या कहते हैं, एक मतलब रीएजेंट है, केमिकल है, तो उसके अंदर अल्कोहल मिलाया गया, उसी को बोलते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सूडान थर्ड। उसको हम लोग लेते हैं और किसके साथ में, जो भी हमारा क्या कहते हैं ड्रग है, उसके छोटा सा उसका हिस्सा लेते हैं, पोर्शन कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको लिया और उसके साथ में उसको ट्रीट करते हैं, समझ रहे हैं ना, उसके साथ में उसको क्या किया, ट्रीट किया। ए रेड कलर अपीयर्स दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, तो एक क्या कहते हैं रेड कलर अपीयर होता है, अगर लाल कलर आता है, दिखता है आपको, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल मौजूद है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है इसके, तो इस कार्मिनेटिव्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, डायूरेटिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ऐसे क्या एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी समझ रही क्या कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए यूज़ होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी किसी एरिया को सुन करना है, मान लीजिए प्रोसीजर वगैरह करना है, दर्द होता है ना दांतों में, तो कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लीजिए, तो वो भी वोलेटाइल ऑयल होता है। सिडेटिव के तौर पे जिसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट विद एग्जांपल्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इनको बताना है। एंटीऑक्सीडेंट आर दो सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट और डिले सम टाइप ऑफ डैमेज ऑफ बॉडी सेल। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या है बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से रोकते हैं। कुछ बीमारियों में ये क्या करते हैं, डैमेज होने से रोकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कई बार ऐसे होते हैं फ्री रेडिकल्स, वो होते हैं और वो डैमेज करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या हैं, तो फ्री रेडिकल्स मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास में क्या है, कम से कम एक अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जानते होंगे ना, जो मतलब क्या कहते हैं आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अनपेयर्ड है, उनका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है। अब उनके पास समझिए एक तरीके से जगह है किसी दूसरे के साथ में रिएक्शन करने के लिए। तो वो क्या है, दूसरे के साथ में पता चल रहा है कि ब्लड में घूम रहे हैं, इधर उधर चले गए, कहीं इस सेल को जाके कभी टच कर रहे हैं, कभी उसको टच कर रहे हैं, कुछ होता है ना आवारा जिसको बोलते हैं, कभी उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उधर सीटी बजा रहे हैं। तो ऐसे ही समझिए कि आवारा कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे फ्री फैटी एसिड हैं, अगर वो आ गए तो वो भी यही काम करते हैं। तो ये जो ऐसे घूम रहे हैं ना फालतू वाले, तो इनका काम कर देते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट, इनके साथ मिल जाते हैं, उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, भाई तुम इधर उधर किसी को परेशान ना करो, हम तुम्हारे लिए हैं, आके उनके साथ में रिएक्शन करते हैं और उनके जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, उनको पेयर बनाना है तो उनके साथ में पेयर बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये फ्री रेडिकल्स हैं या इस तरीके से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके डैमेज से बॉडी के सेल्स को ये बचाते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, समझ रहे हैं। अगर ये एंटीऑक्सीडेंट काम ना करें तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं फ्री क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट के, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है, सोडियम है, जिंक है, ये सब क्या है एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी, सिर्फ इसीलिए नहीं, इसके लिए भी ये लोग क्या है काम करते हैं। अब इनका थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है एंटीऑक्सीडेंट का, तो कैंसर प्रिवेंशन में इनको यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट ना हो तो फिर क्या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सम एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज बीटा कैरोटीन, जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या बेनिफिशियल होते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर को रोकने के लिए। ऐसे क्या है एजिंग एंड स्किन हेल्थ, आदमी के जब बूढ़ा होता है तो उसके स्किन जैसे होते हैं ना, बूढ़ा जैसे होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लकीरें पड़ जाती हैं। तो एजिंग के बाद ऐसा मतलब चेहरे पे हाथों में सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। बुढ़ापे के जो क्या कहते हैं मतलब निशानात होते हैं, बुढ़ापे के जो सिम्टम्स हैं उसको मतलब क्या है ये मतलब अच्छा करके रखते हैं, उसको रोकते हैं। तो ये क्या है, और क्या है विटामिन सी और जो विटामिन ई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इन प्रोटेक्टिंग द स्किन फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से स्किन को डैमेज होने से भी ये क्या बचाते हैं विटामिन सी और विटामिन ई। ऐसे क्या कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए भी ये अच्छा होते हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को भी ये क्या है कम कर देते हैं, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई। फ्लेवेनॉइड्स जो हैं ये भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फ्लेवेनॉइड्स आर यूज्ड इन हार्ट रिलेटेड डिसीज लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जब क्या कहते हैं उसमें ब्लॉकेज होने लगता है तो उसमें भी ये क्या है काम करते हैं। ऐसे क्या है ब्रेन इंजरी में भी ये क्या है काम करते हैं, इंजरी को ट्रीट करने में ये काम करते हैं। ऐसे क्या है न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज, अल्जाइमर हो गया, यानी न्यूरॉन क्या है डीजनरेट हो रहे हैं। एक होता है रीजनरेशन, सेल दोबारा से बनते हैं, जब नहीं बनने लगे उसको बोलते हैं डीजनरेशन, उसको बोलते हैं डीजनरेशन। तो ऐसे न्यूरॉन के डीजनरेशन वाली डिसीज में भी इसको क्या है यूज किया जाता है, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज हो जाएगा, पार्किंसंस डिसीज हो गया, तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। लेवेंडर ऑयल है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप एंड स्टेम ऑफ द लेवेंडर ऑफिशिनेलिस। ये इसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, तो उसका जो फ्लावरिंग टॉप होता है और जो उसकी क्या कहते हैं स्टेम होता है, उसकी जो क्या कहते हैं डंठल जिसको बोलते हैं, तो वहां से उसको लिया जाता है, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी आ गया। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या इसके अंदर पाया जाता है, तो इट हैज़ एसेंशियल ऑयल, यानी इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, which has a complex structure of more than 150 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। 150 से ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो उन्हीं का एक कॉम्प्लेक्स होता है, समझ रहे हैं ना, कोई एक दो नहीं है, तकरीबन 150 क्या है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक जमावड़ा होता है जो मेवात के अंदर खाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो क्या है 150 क्या है एक्टिव, अलग अलग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उन्हीं का एक क्या कहते हैं समझिए मिक्सचर होता है, वो जो कि एक वोलेटाइल ऑयल के फॉर्म में मतलब निकाला जाता है। अब जो क्या कहते हैं जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि लिनालूल हो गया, लिनालिल एसीटेट हो गया, बीओसीमेन हो गया। तो ये कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इन 150 में से। थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज किया इसका लेवेंडर ऑयल का, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला तो पॉइंट जरूर याद कर लेना, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लेना, ये सब ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है। थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस क्या है, तो इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन,
ठीक है ना। जॉइंट के जो दर्द होते हैं, बैक पेन है, उसमें यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स, कट्स एंड बर्न्स। कहीं पे कट लग गया है, जख्म है, समझ रहे हैं, जल उल गया है, तो उसको हील करने के लिए, उसको भरने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्किन में खुजली हो रही है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसको क्या है, हाइपर टेंशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं। इसको क्या है, हाइपर टेंशन को ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो ये इन्फेक्शन को रोकेगा, ठीक है ना। कट्स पे, वुंड्स पे और बर्न्स पे जल उल गए हैं तो वहाँ पे इसको लगा देंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन को भी रोक देगा। इट शोड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा। ये क्या कहते हैं, हेयर, बालों को गिरने से रोकता है। ऐसे क्या, स्टिमुलेट क्विकर हेयर ग्रोथ, और क्या है, ये बालों को जल्दी से उगाने के लिए भी काम करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये कॉस्मेटिक भी इसके अंदर आ गई, और क्या कहते हैं, थेरापेटिक, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। कॉस्मेटिक में मतलब आदमी को जो सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं उसको कॉस्मेटिक बोलते हैं। थेरापेटिक जो बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हो, तो दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अब क्या है, ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड ऑयल होता है। एक होता है जो मतलब वोलेटाइल ऑयल है, एक होता है फिक्स्ड ऑयल जो मतलब एवोपोरेट नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ये वो कहाँ से मिलता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ओलिया क्यूरोपोइया, समझे, ओलिया क्यूरोपोइया से ही हमको मिल जाता है। इसमें से कोई भी एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आप याद कर सकते हैं। ओलेइक याद कर लीजिए, स्टेरिक याद कर लीजिए, लिनोलेइक याद कर लीजिए, या अरेकिडिक याद कर लीजिए, कोई भी क्या है याद कर लीजिए एक आध। थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूजेस क्या हैं, इट इज़ ए गुड सोलवेंट फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस, ये पेरेंट्रल कर लीजिए इसको। तो पेरेंट्रल जो प्रिपरेशंस होते हैं उसके लिए क्या है, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, और अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी जो पाउडर फॉर्म में उसको इसके अंदर घोल के लगाया जाता है, या बहुत सारी दवाओं को मतलब क्या है, प्रिपेयर करके रखा जाता है। ऐसे क्या है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इन्फ्लामेशन वगैरह, सूजन वगैरह हो गया, दर्द वगैरह हो रहा है, समझ, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं, जो एजिंग के साइंस हैं, साइंस ये वो वाली नहीं है, ये साइन जो सिम्टम्स दिखते हैं, जो अलामतें दिखती हैं, समझ रहे हैं ना, बुढ़ापे के, तो उसको कम करता है ये। एजिंग के जो सिम्टम्स हैं उसको समझिए एक तरीके से कम करता है ये। इट प्रिवेंट्स सेल डैमेज, ये सेल के डैमेज होने को रोकता है। एंड प्रिवेंट स्किन कैंसर, स्किन कैंसर को भी रोकता है। ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। स्किन को ड्राइनेस होने से रोकता है, समझ रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन को ये रिमूव करता है, दूर करता है। इट हील्स वुंड्स, कट्स एंड बर्न्स, और इसमें भी ये क्या है, काम करता है, समझ रहे हैं ना, एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करता है ये। तीसरा है रोजमेरी ऑयल। तो रोजमेरी ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑफिशिनेलिस। ये क्या है, तो फ्लावरिंग टॉप से, यानी जो फ्लावर होता है उसका जो टॉप होता है उससे इसको लिया जाता है रोजमेरी, ठीक है ना। वो उसको तोड़ के फिर उससे क्या है, ऑयल निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या इसके अंदर पाए जाते हैं, तो कोई एक आप याद कर लीजिए, ये वाला आसान है, कैम्फोर याद कर लीजिए, कपूर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या है, बोर्निल एसीटेट है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद थेरापेटिक, इसका यूज़ क्या, इट हैज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। और मरोड़ हो रहा है ना, पेट वोट में दर्द वगैरह हो रहा है कहीं पे, तो उसके लिए भी क्या है, एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होती है। तो इसको क्या है, पेन के लिए, जॉइंट्स में दर्द है या मसल्स में दर्द है, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है। इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, साइनाइटिस एंड नेजल कंजेशन। इसको क्या है, अस्थमा में, साइनाइटिस में, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, उसमें दर्द होता है, उसमें भी यूज़ करते हैं। और नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे इसको यूज़ किया, नाक जाम हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए मॉइस्चराइज़र, ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे, यानी इसको क्या कहते हैं, आदमी के जैसे सूखा सूखा सा होता है तो उसको नरम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट रेड्यूस सेबम प्रोडक्शन, होता है ना, ये बालों में क्या कहते हैं, सेबम निकलने लगता है, जिसको रूसी बोलते हैं बहुत सारे लोग, समझ रहे हैं, और डैंड्रफ वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो सब क्यों होता है, सेबम के ही प्रोडक्शन की वजह से होता है, उसको ये कम करता है। ऐसे क्या, हेयर ग्रोथ को ये बढ़ाता है, और क्या कहता है, डैंड्रफ को कम करता है। एंड मेक्स हेयर सॉफ्ट एंड शाइन, और बालों को क्या करता है, ये सॉफ्ट करता है और चमकीला बनाता है। रोजमेरी ऑयल, इसको लगाया करो, ठीक है, किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। चौथा है सैंडलवुड ऑयल, समझ आए, तो सैंडलवुड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंतालून एल्बम से इसको यूज़ किया जाता है। इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स है। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक आध याद कर लीजिए, ठीक है ना।
सेंटालोल या बी सेंटालोल, इसको याद कर लीजिएगा। थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज किया, इट इज़ ए गुड एंटीसेप्टिक एजेंट, एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्ने, सोर्स, पिंपल्स, समझ रहे, चेहरे पे आ जाता है ना बहुत सारे, क्या कहते हैं, अलग अलग एक्ने हो जाते हैं, दाने से निकल जाते हैं, मान लीजिए जख्म हो गया, पिंपल्स निकल गए। ठीक है, अगला क्या है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। इस ये क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी बहुत अच्छा। तो ये इसको क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन इन ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन वगैरह हो गया, तो ये इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है। जीआईटी के अंदर है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। नर्वस सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। फीवर की वजह से अगर इसमें कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, नर्वस सिस्टम में हो गया, जीआईटी में हो गया, ब्रेन में हो गया, तो कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें यूज़ करते हैं। स्पाज्म हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, यहाँ पे डाइसाइक्लोमीन यूज़ करते हैं जिसकी जगह पे, उसकी जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक गैस को रिमूव करता है, रेड्यूस एक्सेस गैस फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा गैस के फॉर्मेशन को रोकता है। इट लोअर्स ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ठीक है ना। अगरचे इसको क्या है, हम लोग एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं, फिर भी एब्जॉर्ब होके ये जाके क्या है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करता है। इट इज इनहेल्ड टू लोअर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और इसको क्या है, इनहेल्ड किया जाता है स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करने के लिए इसको सूंघा जाता है। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए नोट ऑन डाइटरी फाइबर एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के ऊपर और डाइटरी फाइबर के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। तो डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, तो ये भी एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि फूड्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अनेबल टू डाइजेस्ट देम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्या है, डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होता है। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हम खाएंगे उसको, लेकिन ये डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में नहीं जाता है, ये क्या होता है, डाइजेस्टेबल ही नहीं होता, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कॉन्स्टिपेशन को रोकेगा, बाउल मूवमेंट को क्या है, बढ़ा देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और जेल लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं, जैसे कि पेक्टिन्स हो गया, फिर जैसे कि एग्जाम्पल पेक्टिन्स, गम्स हो गए, और क्या कहते हैं हेमी सेलुलोज, ये क्या है फूड्स के अंदर पाया जाता है। जैसे ओट्स होता है, इसको जई बोलते हैं, ये इसी के नाम से एक प्रोडक्ट भी बिकता है ओट्स से, समझ रहे हैं ना। अच्छा रहता है, मैंने भी खाया, मैं सुबह सुबह में वही खाता हूँ ज़्यादातर। तो ओट्स से आता है, एक पैकेट आता है इसका, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, उसका जो मतलब जो ओट्स के बारले होते हैं इसको बाल बोलते हैं, बाल, जिसके ऊपर जो यहाँ पे फल लगता है, समझ रहे हैं, तो उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर भी क्या है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर्स। वो फाइबर्स जो कि क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टूल को बल्क करते हैं, यानी स्टूल का साइज बढ़ा देते हैं। तो जैसे आदमी, मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाया और स्टूल क्या एकदम सुकड़ के छोटा सा रह गया, वो निकलेगा ही नहीं जल्दी, फिर पता चला अगले टाइम खाया, फिर वो उसी में ऐसे सुकड़ के रह जा रहा है, फिर अगले टाइम खाया, तो 3 4 5 टाइम खा लेता आदमी, तब जाके एक बार करने जाता है, सफाई करने जाता है, टॉयलेट करने जाता है, तो ये रहेगा उसका बल्क को बढ़ा देता है, यानी इसको एकदम स्पॉन्जी बना देता है, समझ लीजिए अंदर उसके घुस जाता है, और उनको क्या एकदम मतलब क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं होने देता है। तो इस तरीके से जब उसका साइज बढ़ जाता है, जब वो भारी रहेगा तो नीचे जाता है, और ये जब उसके अंदर क्या कहते हैं फाइबर रहते हैं, तो क्या कहते हैं जो जीआईटी का मूवमेंट है उसको भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कब्ज वगैरह को रोकते हैं ये। अब ये कहाँ पे मिलते हैं, होल ग्रेन के अंदर, हमारा जो अनाज होता है उसके अंदर मिल जाते हैं, नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर मिल जाते हैं, एंड स्किन ऑफ फ्रूट्स, जो क्या कहते हैं हम लोग फल खाते हैं उसका जो छिलका होता है उसके अंदर मिलते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर ये मिल जाते हैं हमको। इनको कब किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या कहते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करते हैं, समझ रहे हैं, और क्या कहते हैं रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को भी क्या है मतलब मेंटेन करके रखते हैं। इट शोज डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, इट स्लोज डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इट मेक्स द गुड बैक्टीरिया हेल्दी, जो गुड बैक्टीरिया हमारे मतलब उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर, खास तौर से जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, उनको क्या हेल्दी बना के रखते हैं। इट एड्स बल्क टू दी स्टूल, जो हमारा स्टूल होता है उसको ये क्या कहते हैं बल्की कर देते हैं। बल्कि मतलब ये कि उसका जो क्या कहते हैं मास होता है उसको बढ़ा देंगे। मान लीजिए खाने के बाद इतना सा बच रहा है तो उसको बड़ा सा कर देंगे, इतना कर देंगे ताकि वो आसानी से बाहर निकले। एंड प्रोमोट बावल मूवमेंट, और जो हमारा जीआईटी का मूवमेंट है उसको बढ़ा देते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। इट हेल्प्स दी स्टूल टू पास इजिली, और स्टूल को आराम से पास होने में ये हेल्प करते हैं, वरना पता चला कि अंदर ही फंसा रहता है और आदमी को बहुत क्या कहते हैं मरोड़ भी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जा रहा है, फिर अलग अलग बीमारियां भी होती हैं उससे।
तो ये आपने अभी इससे पहले पढ़ा डाइटरी फाइबर के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं स्पाइरुलिना के ऊपर एक छोटा सा नोट। तो स्पाइरुलिना इज ए टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी। एक तरीके का क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी होता है। समझ रहे, ग्रीन अलगी तो आपने सुना होगा, अलगी सुना होगा। तो ये ब्लू और ग्रीन जैसा मिलता जुलता एक अलगी होता है, ठीक है ना। और इसको क्या है, सुपर फूड भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सुपर फूड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स गुड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। इसके क्या है, बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं। मेन न्यूट्रिशंस क्या पाए जाते हैं देखिए, तो इसके अंदर क्या है, बहुत हाई लेवल का प्रोटीन होता है। समझे, प्रोटीन क्या होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है। इसको कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं सब इसके अंदर पाए जाते हैं स्पाइरुलिना के अंदर। ऐसे क्या है, विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं, विटामिन बी पाया जाता है, एंड क्या कहते हैं विटामिन के, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये बहुत सारे ज़रूरी क्या कहते हैं मिनरल्स हैं, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। समझ रहे, तो ये क्या, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और भी चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ मैं इसको शॉर्ट करके लिख रखा है मैंने। तो स्पाइरुलिना क्या है, ये मार्केट में बहुत सारे लोग इसकी खेती करने लगे हैं और ये बिकता भी है। समझ रहे हैं, इसका थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को समझिए मजबूत कर देता है। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत कर देता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, कैंसर को रोकता है ये। और क्या कहते हैं, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है, एलर्जी को रोकता है ये। इट इज़ यूज्ड एज प्रोटीन सोर्स, ये प्रोटीन के सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसलिए कि इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है और जितने भी एसेंशियल प्रोटीन हो सब मिल जाते हैं। ऐसे क्या, इसको विटामिन के सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं, अलग से इसका समझिए गोली खा रहे हैं आप, विटामिन की अगर कमी है उसको दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं, तो बहुत सारे इसके फायदे हैं स्पाइरुलिना के। इसी की खेती करना शुरू कर दो आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं तो खरीदेगा कौन। राइट ए नोट ऑन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। दोनों जगह प्रोबायोटिक हो गया, इसको प्रीबायोटिक कर लीजिए। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक गिव देयर यूजेस। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होते हैं, उनके यूजेस बताने हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया, अभी पढ़ा ना आपने, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। इसको फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जिन लोगों को इनके नाम याद है ना तो जरूर बता दें कमेंट करके। समझ रहे हैं, प्रोबायोटिक्स क्या है, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। दिस हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। और एब्जॉर्प्शन में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनके नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। ऐसे क्या है, बिफिडो। दो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि दो ऐसे गुड बैक्टीरिया, आप क्या एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि दो गुड बैक्टीरिया के नाम लिखिए जो मतलब हमारे क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो एक लैक्टोबैसिलस, इसलिए मैंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, लैक्टोबैसिलस है और क्या है फेबिडोबैक्टीरियम है, ठीक है ना। थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है प्रोबायोटिक्स के, दे हेल्प टू प्रिवेंट द डायरिया। डायरिया को रोकने में क्या है, ये काम करते हैं, डायरिया को रोकते हैं। और क्या कहते हैं, उसकी सिविरिटी को, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, ये 17 नहीं है, सिविरिटी है, उसकी सिविरिटी यानी बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, उसको रोकते हैं। ऐसे कि रेड्यूस LDL, ये क्या करते हैं, और क्या करते हैं, ये LDL को यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन को ये क्या करते हैं, रोकते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, ये मतलब हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, हार्ट को हेल्दी बना के रखते हैं। दे इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हो सकते हैं, उनके ग्रोथ को ये रोकते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या है, तो प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर दैट प्रोमोट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया। तो ये जो प्रीबायोटिक्स है, समझिए कि जो आपने अभी पढ़ा ना डाइटरी फाइबर, वही एक फाइबर होते हैं ये। प्रीबायोटिक्स क्या है, ये नॉन डाइजेस्टेबल, ये ऐसे चीज़ होती है जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं या फाइबर, ये नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं दैट प्रोमोट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया। इनके ग्रोथ को और उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, गुड बैक्टीरिया के। और क्या है, दे आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर गुड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन का ये सोर्स होते हैं। गुड बैक्टीरिया इनको यूज़ कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे कि चिकोरी रूट्स हैं, अनियंस आ जाते हैं, जैसे कि प्याज हैं, गार्लिक हैं, क्या कहते हैं गेहूँ हैं, लीक्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर क्या है, प्रीबायोटिक्स भरपूर मात्रा में आपको मिल जाती हैं। थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो ये क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम को हमारे क्या कहते हैं इंप्रूव करते हैं। दे प्रोमोट दी बावल मूवमेंट, ये बावल मूवमेंट को यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। इंक्रीज दी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं और इस तरीके से क्या कहते हैं हड्डियों को हमारे क्या स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ पे बोन्स कर लीजिए,
मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ऐसे क्या है, दे इंक्रीज द मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये मिनरल के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देते हैं। रेड्यूस द इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को रोकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, किस फील्ड में आप जाके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग डिस्कवरी, अगर आपने बहुत अच्छे से फार्माकोग्नोसी पढ़ा, आगे लेवल में और जाके पढ़ा और इसको आपने इसमें क्या कहते हैं मास्टर कर लिया, तो आप जा सकते हैं किसमें, ड्रग डिस्कवरी वाले में आप नई नई दवाओं को खोजेंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो फार्माकोग्नोसी है, इसका जो नॉलेज है, ये किस किस फील्ड में आपको हेल्प करेगा, सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, दवा बनाने में भी और क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स के बनाने में भी ये क्या है आपको काम करता है, आपको हेल्प करेगा। तो इस फील्ड में भी क्या है एक फार्माकोग्नोसी का माहिर जा सकता है। ऐसे क्या है हर्बल मेडिसिन जो बनती हैं, हर्बल मेडिसिन के प्रोडक्शन में ये जा सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है। फार्माकोग्नोसी क्लोजली कनेक्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन, समझ रहे हैं ना। दे हैव गेंड पॉपुलरिटी इन रिसेंट ईयर्स, और आजकल के एरिया में क्या है हर्बल मेडिसिन को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू भी दिया जा रहा है, इसलिए कि इसका साइड इफेक्ट वगैरह कम होता है। तो आदमी इस फील्ड में भी क्या है जाके काम कर सकता है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट में क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकता है, सेफ्टी असेसमेंट में क्या है काम कर सकता है जाके ये। और क्या है नोवेल मेडिसिन, द इवेल्युएशन ऑफ नोवेल मेडिसिन डिपेंड्स ऑन द फार्माकोग्नोसी, जो नोवेल मेडिसिन आपने पढ़ा, अलग अलग क्या है मतलब एनडीडीएस आ गई हैं, तो वो भी क्या है फार्माकोग्नोसी पे ही डिपेंड करती हैं। इसमें फार्माकोग्नोसी से ही हेल्प लेके उनको बनाया जाता है। और क्या मेडिसिनल प्लांट, आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो सब, तो आप मेडिसिनल प्लांट वाले फील्ड में काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अपने इंडिया के हर एरिया के अंदर क्या है तकरीबन मेडिसिनल प्लांट उगते हैं और होते किसी में कम किसी में ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो आप उन्हीं के कल्टीवेशन करने लग जाएं, उन्हीं को कलेक्ट करने लग जाएं, उनको बेच सकते हैं, उनको सप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर कंपनी तक। तो ये भी आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुना है, इसकी दवाएं बनती हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं डिजिटली जो क्या कहते हैं कार्डियोटोनिक के तौर पे काम किया जाता है। हमारे इलाके में देखते हो बहुत सारे अर्जुन के पेड़ ऐसे पड़े हुए होते हैं, अब बहुत तेजी से इसका पेड़ बढ़ता भी है, समझ रहे हैं ना। और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोग उसके छाल ला के उसको उबाल के दवा बना के अपने कार्डियोटोनिक के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आदमी उसको क्या है उसकी छालों को मतलब उसकी खेती करके उसको बेच सकता है, कंपनियों को भेज सकता है। ऐसे क्या कहते हैं आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भी क्या है ये जाके काम कर सकता है। तो फार्माकोग्नोसी अच्छी से आए, अगर सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा है तो इन फील्ड्स में जाके काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी पढ़ा दिया है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। इसमें स्पेसिफिक तौर पे इस तरीके से कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। डिसइंफेक्टेंट तो कहीं आया होगा, समझ रहे। तो डिसइंफेक्टेंट तो एंटीसेप्टिक वो होती हैं जो हमारे मतलब क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करती हैं, और डिसइंफेक्टेंट वो दवाएं होती हैं जो नॉन लिविंग पे क्या है इन्फेक्शन को रोकने के लिए या बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं ये भी मैंने मेंशन कर दिया पिछले वीडियो फर्स्ट पार्ट में ही, फर्स्ट पार्ट के पहले क्वेश्चन के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या फ़र्क होता है या क्या होता है उसको बताना है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक क्या ब्रीफ नोट लिखना आपको। फाइटोकेमिकल मतलब क्या होता है, तो वो केमिकल्स जो प्लांट से निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन करना, यानी प्लांट से क्या केमिकल्स को निकाल रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा क्या कहते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है, टर्पेनोइड है, टेनिन्स है, वोलेटाइल ऑयल है, क्या है, उसका जो चेकअप होता है उसी को बोलते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, समझ रहे हैं ना। तो उसके ऊपर आपको एक क्या नोट लिखना है। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री भी इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। वेरियस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल्स, सम इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर फॉलोइंग। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस में होते हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब तक हम लोग जिसको पढ़ रहे थे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, समझ रहे हैं ना, वही है बायो एक्टिव, यानी जो हमारे लिविंग सिस्टम पे क्या है एक्टिव है, यानी वो कुछ इफेक्ट शो करते हैं, उन कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करना, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो एक्टिव कंपाउंड्स। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड, इसमें अलग अलग प्लांट्स को क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं ताकि उनके अंदर हम चेक करें कि कौन से क्या है बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि एल्किलॉइड हो गया, टर्पेनोइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गए, तो उनको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। और क्या एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन, इसमें आदमी क्या करेगा एक्सट्रैक्शन करेगा, यानी क्या कहते हैं जो दवाओं के अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उनको निकालने का जो प्रोसेस होता है, अब वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसको पहले कट करेगा आदमी, भिगाएगा, मेसिरेशन होता है, समझ रहे हैं ना, परकोलेशन होता है,
और क्या कहते हैं कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन होता है। तो अलग अलग तरीके से कैसे भी करके आदमी उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा। अब उनको निकाल लिया, अब उसमें से जो हमको स्पेसिफिक दवा चाहिए उसको अलग कर रहा है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए हमने क्या पाउडर के अंदर से केमिकल निकाल लिया, उसके अंदर टर्पेनोइड भी है, ग्लाइकोसाइड भी है, हमको ग्लाइकोसाइड को अलग करना है तो उसको बोलेंगे आइसोलेशन करना, समझ रहे हैं। दो चीज़ों में से आइसोलेशन करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड। अब हमने उसको क्या कहते हैं आइसोलेट कर लिया, अब उसको फिर हम लोग चेक करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे आपने पढ़े हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा सुडान थर्ड यूज़ करते हैं हम लोग वोलेटाइल ऑयल को चेक करने के लिए। तो अब बहुत सारे क्या है अलग अलग हम उसमें टेस्ट करेंगे। अब जो हमने मान लीजिए ग्लाइकोसाइड को निकाला है, तो अब हम लोग ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है उसको करके देखेंगे कि वाकई में इसके अंदर ग्लाइकोसाइड है या नहीं है तो किस मात्रा तक है, कितना अमाउंट में है। तो ग्लाइकोसाइड के लिए जो मतलब कैसे किलर किलियानी टेस्ट होता है उसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, मतलब ग्लाइकोसाइड कितना अमाउंट में है। फिर दूसरा और जो टेस्ट हैं, तो कई सारे टेस्ट करके हम लोग कंफर्म करते हैं कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड कितनी अमाउंट में है। फिर उसके बाद आता है एक प्रोसेस प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन मतलब ये कि और भी जो दूसरे कंपाउंड उसके साथ में मिले हुए हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ जो हमको चाहिए सिर्फ वही रहे, उसके अलावा जितनी भी क्या है अनवांटेड चीज़ें उन सबको निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए उस मिक्सचर से, वो होता है प्यूरिफिकेशन, समझ रहे हैं ना। एक इसमें पूछा जाता है प्यूरिफिकेशन का, तो एक इसमें आप लिख दीजिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। कई सारे टेक्निक्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आपको मतलब ये याद कर लीजिएगा एक वर्ड, और प्यूरिफिकेशन के लिए उसको भी यूज़ किया जाता है। और भी कई सारे प्रोसेस हैं, समझ रहे ना, लेकिन इसको भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं, क्लासीफाई देम, राइट ए नोट ऑन सर्जिकल कैटगट। सूचर्स क्या होते हैं उनको क्लासीफाई करना है, समझ रहे हैं। तो सूचर्स और लिगेचर, सूचर या लिगेचर आर स्टेराइल सर्जिकल थ्रेड्स। ये क्या होते हैं, धागे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं और सर्जिकल थ्रेड है, यानी कि जैसे कि कट पिट लग गया ना तो उसको टाँके लगाने के लिए जो धागा यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सर्जिकल थ्रेड, और उनको स्टेराइल किया जाता है, यानी फ्री फ्रॉम पाइरोजन एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से या वायरस से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी फ्री होता है, और उनके जो केमिकल्स होते हैं उससे भी, या उनका कोई पार्ट हो, कोई भी चीज़ उसमें मतलब क्या कहते हैं इन्फेक्शन करने वाली चीज़ है जो भी है, सबको सबसे अलग कर दिया जाता है, सिर्फ वो धागा ही धागा रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेराइल किया गया है, ताकि उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो। तो जिसको क्या कहते हैं बाइंड करने के लिए या क्या कहते हैं रिपेयर करने के लिए बॉडी के कट्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक आता है गट, ठीक है ना, एक क्या आता है गट जिसको बोलते हैं GUT। दिस इज नेचुरल मोनोफिलामेंट सूचर। ये क्या है, एक नेचुरल होता है और मोनोफिलामेंट होता है, सिंगल होता है, समझा, सिंगल लेयर समझ लिए होता है। इट इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू, और ये इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू या जख्म है तो उसके क्या कहते हैं भरने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। गट शुड नॉट यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर, और क्या कहते हैं जैसे कि हमारे हार्ट वगैरह है तो उसमें अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन किया गया, कुछ भी किया गया, तो या न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम से कोई है, तो उसमें इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, समझा ना। दूसरा आता है पॉलीडाईऑक्जेनोन, PDS बोलते हैं। दिस इज सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर। ये भी क्या है, मोनोफिलामेंट है, सिंगल है, लेकिन क्या होता है सिंथेटिक होता है, नेचुरल नहीं सिंथेटिक है। इट इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, और क्या कहते हैं बहुत सारे जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके लिए इसको क्या है यूज़ किया जा सकता है। वुंड्स इंक्लूडिंग हार्ट ऑल्सो, समझ रहे हैं, उनके अंदर कहीं पे जख्म वगैरह कुछ भी है तो उसमें इसको क्या है यूज़ किया जा सकता है। हार्ट के अंदर भी अगर हार्ट के अंदर भी सर्जरी वगैरह हुआ है, उसको क्या कहते हैं वहाँ पे टाँके चलाने हैं, उसको रिपेयर करना है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगला आता है पॉलीग्लेकैप्रोन, इसको मोनोक्रिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरीके का सूचर आपका या लिगेचर है, ये धागा है। दिस इज सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्किन। ये जो पॉली वाला है इसको क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि स्किन वगैरह में ऊपर हमारा कहीं कट पिट लग गया है तो उसको जो क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं रिपेयर करने के लिए, सिलने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका पॉलीग्लेकैप्रोन, समझ रहे हैं ना, जिसको मोनोक्रिल भी बोलते हैं। और चौथा आपका पॉलीग्लैक्टिन। पॉलीग्लैक्टिन क्या है, ये भी एक तरीके का मोनोफिलामेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है ये सिंथेटिक है और ब्रेडेड। ब्रेडेड का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए धागा है, एक हो गया, ये दो हो गया, ये 3 हो गया, मतलब सिंपली उनको क्या है एक साथ में मिला दिया गया है। और एक होता है कि इधर से घुमा के इधर से घुमा दिया, एक इधर से घुमा के इसको एकदम मतलब अच्छे से जकड़ दिया गया, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस तरीके का होता है ये। इट शुड नॉट बी यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। इसको कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ गुड फॉर रिपेयरिंग हैंड्स और फेशियल, इट इज़ गुड फॉर रिपेयरिंग हैंड्स और फेशियल लेसिरेशंस।
इसको क्या है हाथ में या चेहरे वगैरह पे कहीं पे कट पिट लग गया है, होता है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ यहाँ कट गया, तो इन सबको सिलने के लिए इस वाले को यूज़ किया जाता है। ये मजबूत होता है और दूसरों के मुकाबले में। इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लेना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यूपी के अंदर, बाकी स्टेट में अब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार इसको शायद 2023 के अंदर ही पूछा गया है यूपी के अंदर, समझ रहे हैं। इसको पूछा क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर। तो ये जो आपने पढ़ा ना, ये सब क्या होता है, एब्जॉर्बेबल होते हैं। एब्जॉर्बेबल होने का मतलब ये है कि इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ रहे अपने आप से धीरे धीरे क्या है एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही, समझ रहे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप से क्या होते हैं एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इनको निकालना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ सूचर कैन बी यूज्ड फॉर सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर, समझ रहे, जो नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, तो उनके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय बॉडी फ्लूइड्स, और ये जो होते हैं बॉडी फ्लूइड से अफेक्टेड नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना, बॉडी फ्लूइड की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एंड रिमेन अनचेंज फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक क्या है ये अनचेंज रहते हैं, वैसे ही वैसे रहेंगे। दे आर रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग ऑफ द वुंड्स, और इनको क्या किया जाता है, जब हमारा जो जख्म है वो जब भर जाता है तो इनको क्या है निकाल लिया जाता है, समझ रहे हैं। इनके एग्जांपल जैसे कि सिल्क सूचर आता है, कॉटन सूचर आता है, नाइलॉन सूचर है, लीलन सूचर आता है और मेटेलिक सूचर्स आते हैं। तो ये सारे सूचर्स कौन से आपके नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, जो कि क्या है बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और जो नॉन एब्जॉर्बेबल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, तकरीबन 90 डेज के अंदर अपने आप से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सर्जिकल कैटगट। सर्जिकल कैटगट क्या होता है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो सर्जिकल कैटगट क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सर्जिकल सूचर, ये भी क्या है एक सर्जिकल सूचर ही होता है। अभी आपने पढ़ा ना सर्जिकल सूचर, तो ये भी एक तरीके का क्या है सर्जिकल सूचर है। दैट इज नेचुरली डी जनरेटेड बाय द बॉडीज ऑन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और ये ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी खुद इनको क्या है धीरे धीरे अपने आप से ही क्या कहते हैं डिग्रेड कर देती है, खत्म कर देती है, समझ लिया, एक तरीके से अपने आप में उसको डाइजेस्ट कर देती है। इट इज़ मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ सर्टेन एनिमल्स, और इसको क्या है मतलब कुछ खास एनिमल्स जैसे कि शीप है, उनके इंटेस्टाइन से निकाल के उसको थ्रेड जैसा बनाया जाता है, धागे जैसा बनाया जाता है। उनके इंटेस्टाइन से मतलब इंटेस्टाइन को लिया और उसमें से पतले पतले धागे जैसी चीज़ बना के फिर उससे ये क्या है सूचर्स को बनाया जाता है। एंड इट इज़ एब्जॉर्बेबल, और ये क्या होता है एब्जॉर्बेबल होता है, और 90 डेज के अंदर क्या होता है ये तकरीबन एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसको क्या है अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसके सिनोनिम्स मैंने इसलिए दिया कि पूछा गया है। इसको किट गट भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको वियोलिन गट भी बोलते हैं, सर्जिकल गट भी बोलते हैं और कैट गट भी बोलते हैं। तो ये इनके सिनोनिम्स भी देख लीजिएगा। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है जिसको मतलब उबाला जा सकता है और एक दूसरा होता है जिसको उबाला नहीं जा सकता है। जैसे कि स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कई बार उबाल दिया जाता है उसको, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी सब मर जाएंगे। तो एक होता है बॉइल्ड एबल, एक होता है नॉन बॉइल्ड एबल। इसके यूजेस क्या हैं, तो इसको क्या कहते हैं सूचरिंग ऑफ GIT, जो GIT हमारा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके सूचरिंग के लिए यानी वहाँ पे उसको क्या कहते हैं रिपेयर करना है, सिलना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इन सर्टेन सिचुएशंस इट मे बी यूज्ड एज स्किन सूचर, और अगर मतलब इस कोई मतलब ज़रूरत पड़ जाती है कभी तो उसमें स्किन के सूचरिंग के लिए भी इसको क्या है यूज़ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एर्गोट एंड गूगल। गूगल के ऊपर और एर्गोट के ऊपर एक नोट लिखना है। तो एर्गोट इज ए फंगस, एर्गोट क्या होता है एक फंगस होता है दैट ग्रोज ऑन सर्टेन ग्रेन, जो कि कुछ मतलब खास जो ग्रेन्स हैं अनाज हैं उनके ऊपर ये क्या है मतलब उगता है, वहाँ पे ग्रो करता है। तो एर्गोट क्या तरीके का एल्केलॉइड होता है। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एर्गोटामीन होता है, एर्गोक्रिस्टीन होता है, समझिए एक दो याद कर लीजिएगा। थेरापेटिक यूजेस क्या हैं, तो इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, इसको क्या है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है लैक्टेशन में हेल्प करता है, दूध को मतलब छाती में दूध उतरवाने में काम करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या है चाइल्ड बर्थ में मतलब क्या कहते हैं हेल्प करता है। और दूसरी ये कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसमें भी ये हेल्प करता है, यानी बच्चा के पैदा होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, तो ब्लीडिंग को रुकवाने में भी क्या है काम करता है। दूसरा आपका गूगल है, तो इस गूगल को कोमीफोरा वाइटी भी बोला जाता है, ठीक है ना, गूगल को कोमीफोरा वाइटी भी बोला जाता है। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है गूगल एस्टेरोन होता है और क्या होता है सेम्ब्रेन टर्पेनॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर। थेरापेटिक यूजेस क्या हैं,
तो क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, इसको क्या है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। गोगोलेस्टेरोन हैव कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट, समझ रहे हैं, जो गोगोलेस्टेरोन ये केमिकल इसका है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ऐसे ही क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इसके अंदर होता है, समझ रहे ना, ये इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करता है। अर्थराइटिस वगैरह में या क्या कहते हैं इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्ने वगैरह हो गया तो उसमें इसको लगाया जा सकता है। और क्या कहते हैं अर्थराइटिस जैसे हड्डियों का जोड़ों का दर्द वगैरह होता है तो उसमें इसको दिया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है, तो ये क्या कहता है कैंसर को रोकने में, कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको यूज़ करने से कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, तो उसमें इसका क्या रोल है, यानी हमारे देश को ये क्या कहते हैं जो मेडिसिनल प्लांट है या एरोमेटिक प्लांट्स को कोई फ़ायदा है या नहीं है, समझ रहे हैं। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में ये भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरियस सेक्टर्स, और बहुत सारे सेक्टर्स क्या है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं समझिए ग्रो करने में, और इस तरीके से क्या करते हैं ये इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ सेक्टर्स हम लोग देखते हैं, तो मेडिसिन, तो क्या है मेडिसिन इंडस्ट्री, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको भी ये लोग क्या करते हैं हेल्प करते हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। देयर आर सेवरल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि बहुत सारे क्या है ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। तो दीज सिस्टम्स यूज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन, तो ये जो क्या कहते हैं मेडिसिन सिस्टम है वो सब क्या है मेडिसिनल प्लांट को या एरोमेटिक प्लांट को यूज़ करते हैं दवा बनाने के लिए। तो जो दवा बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्या है इकोनॉमी को भी क्या है समझिए एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं। कौन, मेडिसिनल प्लांट जब यूज़ होंगे बिकेंगे भी, पैसा भी आएगा और बाहर कंट्रीज़ के अंदर भी भेजा जाता है। एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी क्या है इसको यूज़ करती हैं, समझ रहे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ क्या है वो ये प्लांट से क्या है प्लांट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, वहाँ से एपीआई को निकाल लेते हैं और फिर उससे क्या है अलग अलग टाइप की दवाएं बन रही हैं और कितना चल रही हैं दवाएं, तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को क्या है मतलब फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही हर्बल कॉस्मेटिक्स बन रही हैं, अब देख ही रहे हैं कॉस्मेटिक की दुनिया, लड़कियां तो मतलब हमेशा परेशानी रहती हैं, हमेशा बिना ज़रूरत के भी यूज़ करेंगी तो फ़ायदा तो होगा हमारी इकोनॉमी को। तो दिस कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज कॉमनली यूज एरोमेटिक प्लांट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स, समझ रहे। तो ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या यूज़ करती होगी, तो क्या कहते हैं एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह को यूज़ करती है। एरोमेटिक मतलब जहाँ से खुशबू आए, तो ऐसे प्लांट्स को यूज़ करती हैं। बहुत सारी अब तो क्या है हर्बल कॉस्मेटिक्स आ गई हैं और इससे क्या है साइड इफेक्ट भी कम है, समझ रहे। और ये जो क्या कहते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स से इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इसको क्या है अब खूब प्रमोशन मिल रहा है, खूब दबा के अब इस वक्त में अपने आप को दिखाने का जो एक वो होता है ना क्रेज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ लड़कियां ही यूज़ करती थी कॉस्मेटिक्स को, अब तो लड़के भी क्या है मतलब बहुत दबा के खूब यूज़ कर रहे हैं। किसी भी कहीं पे भी जाना, कॉलेज जाना, फंक्शन में जाना, कहीं पे जाना तो क्या पूरा मेकअप वगैरह करके जा रहे हैं लोग। अरे बाल उल झाड़ लिया, हो गया, नहा लिया, साफ़ सुथरा हो गया, चले गए, लेकिन परफ्यूम मार लिया बस, और क्या पता चला वो भी क्या रगड़ रहे हैं मुँह पे क्रीम, और ये क्रीम और वो पाउडर, क्रीम के अंदर पाउडर मिला के लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या है खूब अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है हमारे इकोनॉमी को। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, समझ रहे हैं ना, जहाँ से मतलब कंपनी को जो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इस तरीके से परफ्यूम इंडस्ट्री है, खूब परफ्यूम बन रही है, खूब परफ्यूम क्या है छिड़का जा रहा है, तो वो भी क्या अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उन्हीं से निकाल के बनाया जाता है परफ्यूम को भी, तो उससे भी क्या है हमारी कंट्री के इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। अब ये और तो ये कि अपने इंडिया के अंदर हो रहा है, अब इंडिया से बहुत सारी चीज़ें क्या है मतलब बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है। चाइना और इंडिया ये दो मेन लीडर हैं, समझ रहे हैं ना, जो चाइना है और इंडिया है ये दो मेन एक्सपोर्टर, ये समझिए कि इसको मार्केट लीडर बोला जाता है, जो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा ये क्या कहते हैं मेडिसिनल प्लांट को, समझ रहे हैं, या हर्बल प्लांट कह सकते हैं आप। तो कौन सी चीज़ें मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनकी यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है, समझ रहे हैं। तो उसमें आ जाता है आपका इसबगोल, समझ रहे हैं, इसबगोल, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको इसबगोल हस्क भी बोला जाता है, साइलियम हस्क भी बोला जाता है। तो इसको क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ एक्सपोर्ट किया जाता है, तकरीबन 70% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, सबसे ज़्यादा इसको इंडिया से मतलब क्या है दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर ही देखेंगे तो घटिया क्वालिटी का आपको मिलेगा। कई बार मार्केट में एक आता था टेलीफोन ब्रांड का, बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा है उसको दबा दिया। अब आप खरीदने जाएंगे ना सिर्फ एक ही कंपनी मिलती है। अब मार्केट में जा रहे हैं खरीदने ना, मैं खुद गया हूँ तो देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही आ रहा बैद्यनाथ का, और उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है ना,
तो आप एक बार यूज़ करोगे दूसरी बार यूज़ करने को मन ही नहीं करेगा। उसमें क्या ऐसा लगता है कि धूल मिट्टी जो ऐसे एडल्ट्रेशन होता है ना, ऐसा लगता है धूल मिट्टी डाल दिया उसके अंदर। ये टेलीफ्रॉन ब्रांड का आता था, इंडिया का ही वो भी है, वो बहुत अच्छा आता था, लेकिन अब देख रहा हूँ मार्केट में मतलब आ ही नहीं रहा। पता नहीं क्या किया, कैसे है उसको हाईजेक कर लिया, क्या कर लिया। मतलब उसका बहुत अच्छा था लेकिन वो अब मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्या दूसरा और क्या मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है मिंट का। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, जिसको भी ये लेना होगा ना तो वो टेलीफोन ब्रांड का अगर मिले तो उसको लेना बहुत अच्छा रहता है वो, समझ रहे हैं। और क्या है, टर्मरिक को भी यहाँ से कुरकुरा लोंगा लीन जो आता है, कुरकुरा लोंगा, उसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। नीम को भी मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, ये इनके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या एलोवेरा को भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। रोज़, ऐसे क्या है रोज़ को भी यहाँ से वो किया जाता है। संदलवुड आपने पढ़ा, उसको किया जाता है। अश्वगंधा को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। कार्डामोम को यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं, इलायची को। और क्या तुलसी को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में, तो वहाँ से भी पैसा आता है। तो इस तरीके से क्या है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया क्या है, एक एक्सपोर्ट लीडर है, यानी सबसे समझिए आगे आगे है इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में इंडिया। तो अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ से खूब पैसे भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो मेडिसिनल प्लांट हैं या एरोमेटिक प्लांट्स हैं वो हमारी कंट्री को क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक पार्ट इसका और अभी आने वाला है, समझ रहे हैं ना, एक पार्ट इसका और लेके आऊँगा, जिसकी वीडियो एक पार्ट और इसका भी आएगा। जो मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर जो 15 था आपका, 15वां क्वेश्चन था, उसके आंसर मैंने अभी नहीं दिए हैं, तो एक वीडियो और आएगी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या है तकरीबन 8-10 टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। तो वो भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। जो आपका जो क्या कहते हैं 5वां चैप्टर है वो उसी से सारे क्वेश्चन रहेंगे तकरीबन। वो वाला आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग SR फार्मेसी। SR फार्मेसी को अपने एग्जाम के लिए चूज़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं कि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। और जब आपका क्वेश्चन और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ और क्वेश्चन फंसें तो आप कमेंट करके बताया भी करो कि सर हमने एग्ज़ाम दिया, आज हमारा पेपर था और हमारे इससे आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। इससे दूसरे लोगों को भी क्या हौसला मिलता है, उनका भी भरोसा बढ़ता है और वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, समझ रहे हो ना। और क्वेश्चन पेपर भी मुझे शेयर करो, अलग अलग स्टेट के। आप मुझे नहीं पता चलता कि कौन कहाँ पे कितना एग्जाम चल रहे हैं, कितना मैं मतलब उस पर ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाता हूँ न्यूज़ वगैरह पे, इसी से टाइम नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। उस पर तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर है वो मुझे ज़रूर भेजा करो और बता दो सर ये इस स्टेट का क्वेश्चन पेपर है। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे और जब पास हो जाओ अच्छे मार्क्स के साथ में या जैसे भी आपको खुशी हो तो उस खुशी में हमें भी याद करना, मिठाई ज़रूर भेज देना, ठीक है ना। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करना, मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।